आपसे पूछा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ये आपको चयन करने के लिए बोल रहा है। दिया गया है डैश लड़का बहुत चालाक है, यानी कि आपको इस खाली स्थान में भरना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों राइट आंसर सी होगा, है ना। उस लड़का तो होगा नहीं, आप लड़का ये भी नहीं होगा, हम लड़का ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या लगाइएगा? सी, यानी कि क्या हो जाएगा? वह लड़का बहुत चालाक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। अगला सवाल है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए आपको बोल रहा है। अच्छा, वाक्य क्या दिया है? मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरु जी से डांट पड़ेगी। तो दिया गया है ऑप्शन आपका गृह कार्य पूरी करने हैं, गृह कार्य पूरा करना है, गृह कार्य पूरे करना है, गृह कार्य में पूरे करने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट बी होगा। याद रखिएगा, गृह कार्य पूरा करना है ना, गृह कार्य पूरा करने हैं। तो वहाँ पे सही वाला कौन सा वर्ड होगा? ये तो इनकरेक्ट है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिस्थापित करके आपको पूरा वाक्य जो है शुद्ध करना है। तो राइट आंसर बी लगाइएगा, गृह कार्य पूरा करना है, यानी कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, ये होगा। तो ऑप्शन आप क्या लगाइएगा? बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है आपका 3 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अच्छा, विभूति। तो विभूति का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी। ठीक ना, विभूति मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। 4 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिनमें कोई त्रुटि है। ठीक है, आपको त्रुटि वाला भाग पता करना है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता, बैर जाना ठीक नहीं होता। तो आपको इनकरेक्ट यहाँ पे, यानी कि किस में त्रुटि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समाज में रहकर, इसमें गलती है, या फिर बैर जाना, इसमें गलती आपको लग रहा है, या फिर शक्तिशाली लोगों से, इसमें आपको गलत लग रहा है, या ठीक नहीं होता, इसमें आपको गलत लग रहा है। तो दोस्तों देखने से पता चला होगा, राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी, बैर जाना। यह क्या है? एक गलत जो है त्रुटि है, यानी कि त्रुटि वर्ड है। ठीक है, गलत वर्ड है। तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं होता, यानी यहाँ पे क्या होना था? करना। ठीक है, लेकिन यहाँ जाना लिख दिया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा इस हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपका 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि मूर्ख बनाना, है ना। उल्लू बनाना मतलब क्या हो गया? मूर्ख बनाना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। छठा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? अच्छा दोस्तों, फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सवाल को पहले पूरा पढ़िए। आप सोचते होंगे सर हर मॉक टेस्ट में एक ही बात बोलता है, पूरा पढ़िए ध्यान से, पूरा पढ़िए ध्यान से। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे अभी भी हैं जो कि सवाल पूरा नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा के चलते जो है मिस्टेक कर बैठते हैं और घर आके सोचते हैं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया दोस्तों, रिजल्ट नहीं बन पाता है। इसलिए बोलते हैं सवाल को पूरा पढ़िए। अच्छा, अगर यदि आप नहीं यहाँ पे नहीं पढ़ पाते, ठीक है, इस वर्ड को हम ढक देते हैं। अब सोचिए सवाल का आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम है? मतलब जल्दबाजी में आप यदि ये नहीं पढ़ते हैं तो क्या कीजिएगा? सफल का विलोम कौन है? अरे उत्तीर्ण तो नहीं होगा, सफल का विलोम पूछ रहा है, विफल होगा। हाँ हाँ, विफल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। लगा के चल दिए। और देखिए, सफल का विलोम तो असफल भी है, सफल का विलोम तो निष्फल भी हो जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा गया सफल का विलोम नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों सवाल पूरा पढ़िए पहले। नहीं, एक नहीं के चलते आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? तो सफल का विलोम तो विफल भी है, असफल, निष्फल सब क्या है? सफल का विलोम है। तो सफल का विलोम कौन सा नहीं है? तो उत्तीर्ण जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? आपको समास पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। राम कृष्ण में कौन सा समास लगा है? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों। अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सवाल को थोड़ा सा और हम बड़ा करते हैं। देखिए 8वां सवाल है आपका, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, अधः जोड़ पतन। ठीक है, अधः जोड़ पतन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप बी लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 9 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य इंगित कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी आपका करेक्ट होगा, यानी कि वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर लगाइएगा बी। अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल आपसे कहा जा रहा है, अंतः प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा यह संधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, क्या है जाएगा? विसर्ग संधि। यहाँ पे देखिए जैसे ही विसर्ग लगा तो क्या बोलेंगे उसको? विसर्ग संधि। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा?
बी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। फिर सवाल पूरा पढ़िए ध्यान से, नहीं कहा गया है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, म, प, फ, भ। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, ठीक है, यानी कि म। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी तो ओष्ठ से निकलता है, म बोलते हैं तो दोनों ओष्ठ जो है हमारा चिपकता है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, प अगर हम बोलते हैं तो प को पूरे जो प वर्ग है ना, प का उच्चारण जैसे प, फ, ब, भ, यहाँ तक यदि हम बोलते हैं तो सिर्फ हमारा दांत और ओष्ठ का यूज होता है। लेकिन यदि हम म बोलते हैं तो उसमें हमारा नाक का भी यूज होता है। सवाल पूछा गया कि कौन सा ओष्ठ नहीं है, म। अगर आप नाक दबा करके म बोलते हैं तो सही म का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए। अगले सवाल पे चलिए, और अगला सवाल 12 नंबर का सवाल पूछा गया है। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। अच्छा, मुहावरा क्या दिया गया है, आस्तीन का सांप होना। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका सी करेक्ट होगा, सबको पता होगा, यानी कि विश्वासघाती होना, ठीक है। विश्वासघाती हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे, तो आस्तीन का सांप निकला रे, है ना। तो आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती होना। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 13 नंबर का सवाल है। रसराज की संज्ञा दी गई है, यानी कि किस चीज़ को रसराज की संज्ञा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, श्रृंगार रस जो है ना उसको रसराज का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 14 नंबर का सवाल पूछा गया है। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि वर्तनी को ध्यान में रखते हुए मतलब कि शुद्ध, ऐसा नहीं कि जैसे अनिल लिखें तो अनिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझिएगा चीज़ को। यहाँ पे अनिल को ऐसे भी लिख सकते हैं और अनिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे तो हम अनिल, इसको भी अनिल ही पढ़ेंगे, लेकिन आपका वर्तनी भी सही होना चाहिए। तो पूछा गया है आग जो है उसके शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होगा, और आपको वर्तनी भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका लगाइएगा, आपका करेक्ट बी होगा। याद रखिएगा क्या होगा, अनल, ठीक है। आग का पर्यायवाची शब्द, कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो आग, ज्वाला, आग का क्या होता है, अग्नि, दहन, ज्वाला, अनल, ये सब क्या होता है, आग का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि अनल भी क्या है, आग का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर का सवाल बोला गया है, व्यंजनों में से बताइए कि, यानी कि ये सब क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजनों में सबसे पूछा जा रहा है कि व्यंजनों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो महाप्राण है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि ख को महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन आएगा, ख, ठीक है। ख आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संबोधन को दृष्टिगत रखते हुए, यानी कि ध्यान में रखते हुए, ठीक, कहा गया है, दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। सही वाक्य आपको बताना है। वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या, अच्छा देखिए अनेकों आ गया, पिछले मोक्ष में बताया था अनेकों, ये जो वर्ड ही गलत है। अनेकों का मतलब अनेक होना चाहिए ना, अनेक विद्या जानता है, तो अनेक मतलब ही बहुत हो रहा है, तो अनेकों क्यों लगाएंगे। वह अनेक विद्याएं जानता है, हाँ ये हमको सही लग रहा है दोस्तों। अगला क्या देखिए दिया गया है, वह अनेकों, तो यहाँ पे फिर अनेकों आ गया, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। वह अनेक विद्याएं जानता है, अनेक जब लग गया तो विद्या में भी बहुवचन आपको लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वह अनेक विद्याएं जानता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलिए, 17 नंबर सवाल देखिए, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि रस, ठीक है। काव्य के आस्वादन से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 18 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि 9, ठीक है। काव्य में टोटल कितने, 9 रस माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 19 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि यति, ठीक है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, यति कहलाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 20 नंबर का सवाल है, फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल है कि इस नंबर का पूछा जा रहा है आपसे, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अच्छा ये कहा गया है, आपको इसमें अलंकार बताना है।
तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपको। क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। फिर अलंकार बहुत पूछा जाता है दोस्तों, लगातार 3-4 अलंकार पूछ लिया आपसे। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। 23 नंबर का सवाल है। सब प्राणियों में इसमें भी देखिए अलंकार पूछा जा रहा है। सब प्राणियों से मत मनो मयूर आहा नाचा रहा, आहा नाचा रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, इसमें कौन सा रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। 24 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर। अच्छा, यानी कि आपको जो है टेढ़ा टेढ़ा वाक्य मिलने लगे तो समझ लीजिए क्या पूछा जा रहा है, वहाँ पे अलंकार पूछा जा रहा है। देखिए क्या कहा गया है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बाधियो आगे कौन हवाल। अलंकार आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, अन्योक्ति अलंकार। अगले सवाल पे चलिए। अच्छा, अगला सवाल आपका गद्यांश वाला पूछ ही लिया ना। अच्छा, पहले क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे। सुमार्ग का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुमार्ग देख लेते हैं। वैसे भी तो पता होगा दोस्तों, सुमार्ग का अर्थ मतलब क्या होता है, अच्छा रास्ता, है ना। तो देखिए इसमें कहा गया है मैं तेरी राह बताने सुमार्ग से। देखिए यहीं पे आपसे पूछा गया है सबको सुमार्ग पर लाने को, है ना। सबको सुमार्ग पर लाने को मतलब क्या हो गया, सुमार्ग पर लाने को मतलब अच्छे रास्ता पे लाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखते ही आपका बन जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, इसका पूछा जा रहा है सुमार्ग का अर्थ क्या है। तो सही रास्ता, टेढ़ा रास्ता, निकट का मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, सही रास्ता, बताए थे ना। तो ऑप्शन देखते ही आपका बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो गद्यांश दिया है सबसे पहले सवाल पढ़ने का। सुमार्ग का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही रास्ता, तो ऑप्शन आप ए लगाइएगा करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। तो पहले सवाल थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। देखिए सवाल है आपका, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है, यानी कि कितना होता है ये आपको बताना है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पे चलिए। 72 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर सी लगाइएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, H2SO4। अगले सवाल पे चलिए। 73 नंबर का सवाल है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। जो आंत का रोगी होता है, जैसे आंत उसका छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह खराब हो गया है, तो उसको निदान करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट से लगाइएगा ए करेक्ट हो, यानी कि एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ए। अगले सवाल पे चलिए। और 74 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। फ्यूज जो है का सिद्धांत क्या है? जो फ्यूज हमारे घर में लगा होता है बिजली तार में, पूछा जा रहा है फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, यानी क्या हो जाएगा है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव उसमें यूज होता है। तो राइट आंसर लगाइएगा सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। उसका सिद्धांत क्या होता है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। अगले सवाल पे चलिए। परमाणु के नाभि में, यानी कि नाभि बोल सकते हैं या नाभिक भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे नाभिक भी मिलेगा। तो परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं। कल के भी मॉक टेस्ट में आया था ये सवाल, कल या परसों के मॉक टेस्ट में शायद, तो लगाए होंगे आप लोग को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर ए लगाइएगा। क्या होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के चारों साइड घूमते रहता है ना। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके नाभिक में मौजूद होता है। अगले सवाल पे चलिए। 76 नंबर का सवाल पूछा गया है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी कि जिसको दूरदृष्टि रोग हो गया है, यानी कि निकट की वस्तु यदि अच्छी से नहीं दिखे तो उसको हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। उल्टा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस या फिर कौन सा दर्पण। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको दूरदृष्टि रोग हो गया है उसके निवारण के लिए, उसके उपचार के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल आपका यहीं पे है, थोड़ा सा इसको हम पहले क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि यह नहीं देख सकते, या नहीं देख सकते। ठीक है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो राइट आंसर डी लगा दीजिएगा, यानी कि यह नहीं देख सकते।
अगले सवाल पे चलते हैं और क्या है 78 नंबर का सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण। ये आपसे पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा आपका, करेक्ट होगा ए, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। वैसे तो हम लोग घर में समतल दर्पण का भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए यदि पूछा जाए तो सही आंसर लगेगा ए, यानी कि अवतल दर्पण। अगले सवाल पे चलिए और आपका क्या है 79 नंबर का सवाल, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। धोने का सोडा के इनमें से रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइए, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, यानी कि Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO3। यहाँ पे यदि बीच में H लगा रहे तो वो क्या हो जाता है, खाने वाला सोडा। ठीक है, यहाँ पे बीच में अगर H लगा हुआ है तो NaHCO3 अगर लगा रहा है, यहाँ पे 2 नहीं लगा रहता है, तो NaHCO3 अगर लगा है तो क्या बोलिएगा उसको, खाने वाला सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं। और यहाँ पे धोने वाला सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगा, सूर्य से, तो ऑप्शन आप क्या लगाइएगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 81 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप लोग 9th या 10th में पढ़ लिए होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर लगेगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यानी उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि एक ठोस से सीधे यदि वाष्प में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो पूछा जा रहा है ठोस क्या है, कपूर एक ठोस है, तो ठोस कपूर से जिससे उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता ही नहीं है। तो राइट आंसर डी लगाइएगा, किसी ठोस का डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलिए, 82 नंबर का सवाल है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, उसमें क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का ही इंग्लिश नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, है ना, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग वगैरह का। देख रहे हैं यहाँ पे क्या, अच्छा अलग से ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको अगर साइंस में कहीं पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो उसका इंग्लिश क्या होता है, थोड़ा बहुत ध्यान उस पर भी रखिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अब मतलब जिसको प्रकाश संश्लेषण पता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे कर देगा गलती। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बी करेक्ट होगा, जर्मेनियम का। ठीक है, जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 84 नंबर का सवाल बोला गया है, जैविक सिस्टमों में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम यानी कि तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा, ये आपसे पूछा, यानी किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, सी करेक्ट होगा, एंजाइम का उपयोग करते हैं। एंजाइम का उपयोग करते हैं तो प्रतिक्रिया क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक व तेज होता है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट। अगले सवाल पे चलिए और 85 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। बहुत ही फेमस सवाल है ये भी। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा डी, यानी कि इंसुलिन की कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल है आपका 86 नंबर का, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है वो। तो दोस्तों सबको पता होगा खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी, यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है, और चर्म को भी, यानी कि हमारे जो शरीर का चमड़ा होता है ना, उसे भी स्वस्थ रखता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जो हमारा शरीर है उसमें खून का जो शुद्धिकरण होता है, यानी प्यूरिफिकेशन होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह भी दोस्तों इंग्लिश नाम है, दोस्तों याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए, यानी कि डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारा खून शुद्ध होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ए। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 88 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस चीज़ के लिए भाई, तो टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में। तो दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 89 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लोसेस किस प्रकार का लेंस से बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी अवतल भी हो जाएगा और उत्तल भी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 90 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, गैस पदार्थ
में कणों के बीच की गति डैश होती है, क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। गैस का कण होता है उसके बीच की गति क्या होती है। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, यादृच्छिया होती है, ठीक है, यादृच्छिया, ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। सवाल देखिए क्या कहा गया है। इन देशों में यानी कि जो चारों ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद होता है यूएनएससी जिसको हम बोलते हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएनएससी में 5 जो होते हैं दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होता है वो अस्थायी सदस्य होता है। और हमारा देश भारत जो है यूएनएससी में टोटल 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वह देश है जो कि यूएनएससी में कभी भी अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं बना है, शामिल अभी तक नहीं हुआ है। तो फ्रांस, देखिए ऑप्शन आपका क्या है, फ्रांस। फ्रांस तो है, चीन भी है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके भी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा बी, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य जो है नहीं है, तो ऑप्शन आप लगाइएगा बी। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, 92 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे। वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, स्वराज पाल, ठीक है, स्वराज पाल। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, 93 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, यानी कि भारत में वह कौन सा शहर है जिसे हम क्या सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, सी यानी कि बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन घाटी। अगले सवाल पे चलते हैं, 94 नंबर का सवाल पूछा गया है। रामेश्वरम, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, यानी कि किस राज्य में पड़ता है रामेश्वरम। तो दोस्तों राइट से लगाइएगा, सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 95 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। पोखरण 1 में और पोखरण 2 में, दोनों में किस चीज़ का परीक्षण किया गया था, परमाणु का परीक्षण किया गया था, ठीक है। राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट होगा सी यानी कि 11 मई 1998 को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, यहाँ पे आपका अगला सवाल, ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ए करेक्ट होगा, यानी कि एक खड्ड है, ठीक है, एक खड्ग है, खड्ड। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, खड्ग, खड्ग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे खड्ड सिर्फ लिख दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौ, खड्ग होता है, ठीक है, तो खड्ग राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप लगाइएगा ए, ग्रैंड कैनियन क्या है, ग्रैंड कैनियन एक खड्ग है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी का सवाल है दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ए करेक्ट होगा, यानी कि देशांतर रेखा से, ठीक है, देशांतर रेखा से हम उसे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर करके क्या करते हैं, समय निर्धारित करते हैं। तो राइट आंसर लगाइएगा, ए करेक्ट होगा आपका, देशांतर रेखा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है आपका 98 नंबर का पूछा जा रहा है। बोडो निवासी है, यानी कि बोडो जो है वह कहाँ निवास करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन ए लगाइएगा, यानी कि गारो पहाड़ी में, ठीक है, तो गारो पहाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों, 99 नंबर का सवाल है, पनामा नहर जोड़ती है, यानी कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हुआ, यानी कि प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को कौन जोड़ती है, पनामा नहर, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे अगला सवाल कि माउंट एटना है, यानी कि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, माउंट एटना क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, एक ज्वालामुखी है, ठीक है, माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, अगला सवाल 101 नंबर का पूछा जा रहा है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, यानी कि हिमालय का जो पर्वतपदीय देश है वह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट से लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ठीक है, हिमालय का जो पर्वतपदीय प्रदेश है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, 102 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, कौन सा जो है भारत का वह राज्य है जो रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों राइट से लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, केरल, ठीक है, केरल मसाला में भी उत्पादन अग्रणी राज्य है और रबड़ में भी कौन सा हो जाएगा, केरल, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका आम्र वर्षा है, यानी कि आम्र वर्षा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
दोस्तों राइट ऑप्शन सी लगाइएगा, यानी कि बिहार एवं बंगाल में जो मार्च अप्रैल में वर्षा होता है ना, उसे हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, आम्ल वर्षा अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आम्र वर्षा पूछा गया, ये भी अलग चीज़ है। देखिए अगला सवाल है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। अच्छा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मतलब क्या समझ रहे हैं? भारत का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। अगला सवाल है आपका 105 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन थे? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह क्या थे? दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, करेक्ट होगा ए, यानी कि क्या थे? सिविल सेवक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक सिविल सेवक थे। अगले सवाल पे चलिए, 106 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1926 ईस्वी में। ठीक है, 1926 ईस्वी में क्या पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, इसमें अगला सवाल 107 नंबर का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, रूस से लिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं बोला गया, मौलिक कर्तव्य बोला गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका जो है वह उसको स्वतंत्रता कब मिली थी? श्रीलंका कहाँ है आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये क्या पड़ता है? गुजरात, और ऐसे करके हमारा भारत देश है, और यहाँ पे जो पड़ता है ये क्या पड़ता है? श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका के नाम से जानते हैं। पूछा जा रहा है श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? दोस्तों राइट से लगाइएगा बी, यानी कि 1948 ईस्वी में। ठीक, हमारा जो देश आज़ाद हुआ था जस्ट उसके 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था। याद रखिएगा, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, 1948 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। चलिए अगला सवाल है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ए लगाइएगा, रूजवेल्ट ने। ठीक है, न्यू डील को जो है एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, न्यू डील को उन्होंने ही क्या किया था? लागू किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 110 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है और लास्ट सवाल है दोस्तों, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? पिछले मॉक टेस्ट में भी सवाल आया था दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, मैग्नीज का। ठीक है, बालाघाट का जो खान है वहाँ पे किस खनिज का खनन किया जाता है? तो लगाइएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि मैंगनीज। ठीक है, याद रहेगा। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और पिछला मॉक टेस्ट यदि आप नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर के ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए, वहीं पे आपको अभी PDF मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।